लाइव हुआ नहीं प्रशांत। नहीं हुआ, मुझे दिख रहा है स्क्रीन पर। मैंने यूट्यूब ओपन कर रखा है इस पे, तो अभी स्टार्ट नहीं हो रहा। हाँ, माइक म्यूट है।
गुड इवनिंग डियर लर्नर्स। आज ये क्लास स्टार्ट करते हैं। नहीं ओपन हुआ, ये अभी क्लास स्टार्ट नहीं है। वेरी ट्रिकी। हम्म। डियर लर्नर्स, एक बार कमेंट करके बताना है मैं लाइव, क्या मैं लाइव आपको दिख रहा हूँ? बिकॉज आई कांट सी। लाइव हुआ? कुछ तो प्रॉब्लम है। हेलो डियर लर्नर्स, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। ये किसी वजह से अपनी क्लास थोड़ी सी डिले हो गई है। आज ये क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए। देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू साउंड। यू मस्ट बी एबल टू हियर मी नाउ। अब आप बच्चे मेरी बात सुन पा रहे होंगे। हाँ। गुड इवनिंग बच्चों, सभी को गुड इवनिंग। somebody is saying no sound। आ जाइए। तो देखिए, इस वीक में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चंस ऑन कॉमन एरर्स।
दिस वीक वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चंस ऑन कॉमन एरर्स। हम लोग क्वेश्चंस ऑन कॉमन एरर्स डिस्कस कर रहे हैं और आज की हमारी क्लास है, इसमें भी हम कॉमन एरर्स के क्वेश्चंस जो हैं उन्हीं को आगे कंटिन्यू करते हैं। आ जाइए। हम्म। सीपीओ कट ऑफ 107 नंबर गई है ओबीसी में, बढ़िया। ठीक है, ओके। चलो बेटा, तो हियर आर सम क्वेश्चंस। ये इनमें ग्रामर की मिस्टेक्स हैं, यू हैव टू फाइंड आउट द मिस्टेक्स एंड यू हैव टू आल्सो आंसर द करेक्शंस। तो क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 18, 16 क्वेश्चन हम कल डिस्कस कर चुके थे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 हमने कल डिस्कस कर लिया था, तो आज हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 से। चलिए बताइए, आंसर बताइए। हाँ, हाँ, अब आप मुझे सुन पा रहे होंगे, मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे। चलिए, देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, ऑल माई लाइफ आई ट्राई टू फॉलो द पाथ ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ऑल माई लाइफ आई ट्राई टू फॉलो द पाथ ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। कमेंट द आंसर टू दिस क्वेश्चन। बच्चों, ये जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, ऑल माई लाइफ आई ट्राई टू फॉलो द पाथ ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, इसको एक बार आप वो करें, इसका आंसर कमेंट करें, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए, चलिए, चलिए। हम्म, ओके। तो देखिए, मैं आपको इसके आंसर बताना और समझाना शुरू करता हूँ। ये जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है ना, ऑल माई लाइफ आई ट्राई टू फॉलो द पाथ ऑफ नॉन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, इसमें क्या है बच्चे, ये जो हमने यहाँ पर टेंस यूज किया है, ट्राइड जो है ना, ये वर्ब की फॉर्म है और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अच्छा, इस एक्शन को जो मतलब हमने यहाँ पे ट्राइड लिखा है, जिसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया है, ये इसका टाइम है, ऑल माई लाइफ। ठीक है, तो ऑल माई लाइफ जो है ये टाइम है। ठीक, और ट्राइड जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब यहां पर समझना ये कि जो ऑल माई लाइफ है, ये टाइम है पास्ट प्लस प्रेजेंट। ये जो टाइम है बेटा, ऑल माई लाइफ, ये टाइम है पास्ट प्लस प्रेजेंट। अब हम इसे पास्ट प्लस प्रेजेंट क्यों कह रहे हैं, ये समझना। पास्ट प्लस प्रेजेंट हम इसको, नमस्ते बच्चों, सभी को नमस्ते। ठीक है, गुड इवनिंग भी सभी को। ये जो हमने यहाँ पे लिखा है, ऑल माई लाइफ आई ट्राई टू फॉलो द पाथ ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, इसमें ट्राइड जो है वर्ब की फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ऑल माई लाइफ जो है ये टाइम एक्सप्रेशन है। ठीक है, ऑल माई लाइफ जिस टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है वो टाइम है पास्ट प्लस प्रेजेंट। पास्ट प्लस प्रेजेंट हम क्यों मान रहे हैं ये समझ लेना, क्योंकि यहाँ पर हमने लिखा ऑल माई लाइफ। ठीक है, ठीक है, तो ऑल माई लाइफ जो हमने ये लिखा है बच्चों, इसमें ऑल माई लाइफ जो है ना, ये पर्सन स्पीकर जो है ये जिंदा पर्सन होगा, क्योंकि स्पीकर जो है वो आप मान के चलेंगे डेड पर्सन तो हो नहीं सकता, बिकॉज अ डेड पर्सन कैन नॉट स्पीक। डेड पर्सन जो है वो बोल नहीं सकता। ठीक है, तो ये पर्सन जो है वो प्रेजेंट टाइम में भी लिविंग है, तो इसकी लाइफ अभी कंटिन्यूएशन में है। और अगर ये बात आज बोल रहा है, तो इससे पहले जो इसकी लाइफ है वो तब से स्टार्ट होती है जब से इसका बर्थ हुआ होगा, तो इसका मतलब जब से इसका बर्थ हुआ तब से लेके जिस समय ये बात कर रहा है उस समय तक का टाइम इसमें इंक्लूडेड है, तो इसमें पास्ट भी है प्रेजेंट भी है। तो ऑल माई लाइफ जो है ना, टाइम पास्ट प्लस प्रेजेंट हो गया। अगर ये टाइम पास्ट प्लस प्रेजेंट हो गया तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे लिखे ऑल माई लाइफ आई हैव ट्राइड टू फॉलो, ऑल माई लाइफ आई हैव ट्राइड टू फॉलो द पाथ ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ठीक है, खैर, अभी जिन बच्चों को बात समझ में आ गई ठीक है, जिनको नहीं समझ में आ गई मैं उनको एक दूसरे एग्जांपल से समझाता हूँ, वो बच्चे यहाँ से समझेंगे मेरी बात को। देखो, टेंस के दो छोटे से पॉइंट हैं जो आपको समझने हैं इस क्वेश्चन को जानने के लिए। देखिए, पहला ये कि जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखते हैं, या यूं कहिए कि किसी भी एक्शन को जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं, तो उस एक्शन का जो टाइम होता है वो पास्ट होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम किसी एक्शन को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, अगर हम किसी एक्शन को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, तो उस एक्शन का टाइम जो होता है वो पास्ट प्लस प्रेजेंट होता है, पास्ट प्लस प्रेजेंट। बस ये समझना। बिल्कुल बेटा, हाँ।
तो सबसे फिर से एक बार बता देता हूँ, फिर से मेरी बात को समझिएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया एक्शन जो होता है उसका टाइम पास्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया एक्शन का टाइम पास्ट होता है। हमेशा ये ध्यान रखना है आपको कि जो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप लिखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया एक्शन एक्चुअली प्रेजेंट का नहीं होता है, वो पास्ट का एक्शन होता है जो प्रेजेंट से रिलेटेड होता है, इसीलिए हमें उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखना पड़ता है। अब होता है क्या कि अगर हम किसी एक्शन के बारे में बात करें जिसका टाइम पास्ट हो, तो हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखना पड़ेगा। अगर हम किसी एक्शन के बारे में बात करें जिसका टाइम पास्ट प्लस प्रेजेंट हो, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखना पड़ेगा। अब ये टाइम का कैसे पता चलता है, मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ, यहां से समझें। देखिए, हमने सेंटेंस ए लिखा, मोहन हैज मोहन हैज रिवाइज्ड, एक मिनट बेटा, मोहन हैज रिवाइज्ड ऑल द क्वेश्चंस इन द मॉर्निंग। मोहन हैज रिवाइज्ड ऑल द क्वेश्चंस इन द मॉर्निंग। एक स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, मोहन डिड नो वर्क टुडे। अब ये दोनों सेंटेंस देखिए, मोहन हैज रिवाइज्ड ऑल द क्वेश्चंस इन द मॉर्निंग। अब अगर ये स्टेटमेंट हमारा जो है, मोहन हैज रिवाइज्ड ऑल द वर्क्स जो भी लिखा है, अगर ये स्टेटमेंट केवल इतना हो, मोहन हैज रिवाइज्ड ऑल द क्वेश्चंस, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा। ठीक है, ये हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखा है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हम किसी ऐसे एक्शन के लिए करते हैं जो एक्चुअल में कंप्लीशन की स्टेट में जो हो चुका हो। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मोहन ने सारे क्वेश्चंस रिवाइज कर लिए, तो हम इस बात को ऐसे ही कहेंगे, मोहन हैज रिवाइज्ड ऑल द क्वेश्चंस, और ये स्टेटमेंट सही होगा। लेकिन कहानी क्या है कि ये जो हैज रिवाइज आपने टेंस लिखा ना प्रेजेंट परफेक्ट, ये तब गलत हो जाएगा जब आप इसके साथ में टाइम लिख देंगे इन द मॉर्निंग। अच्छा, इन द मॉर्निंग जो टाइम है, इसको आप पास्ट प्लस प्रेजेंट नहीं मान पाएंगे, इसको आप या तो प्रेजेंट मानिए, या पास्ट मानिए, या फ्यूचर मानिए। ठीक है, अब होता क्या है कि जब हम इन द मॉर्निंग लिख रहे हैं टाइम को, मतलब ये जो इन द मॉर्निंग टाइम है वो इस एक्शन के होने का टाइम है। तो अगर इन द मॉर्निंग इस एक्शन के होने का टाइम है, तो इस एक्शन के बारे में बात किए जाने का टाइम जो है वो डिफरेंट फ्रॉम द मॉर्निंग होगा, वो मॉर्निंग से बाद का टाइम होगा, मॉर्निंग का नहीं हो सकता। क्योंकि अगर मॉर्निंग के टाइम में ही ये बात कही जाएगी, तो हमें इन द मॉर्निंग टाइम जो है वो स्पेसिफाई नहीं करना पड़ेगा। और अगर हम इन द मॉर्निंग टाइम लिखकर वहां पे स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब इस बात को कहे जाने का टाइम और किए जाने का टाइम अलग अलग है। तो जब इस एक्शन को किया गया वो टाइम था मॉर्निंग, तो जब इसके बारे में बताया जा रहा है वो टाइम या तो आफ्टरनून होगा, या इवनिंग होगा, या नाइट होगा। तो अगर मान लीजिए जिस समय बात कही जा रही है उस समय आफ्टरनून है, या इवनिंग है, या नाइट है, या जो भी है, तो उसके हिसाब से इन द मॉर्निंग पास्ट हो जाएगा। तो अगर इन द मॉर्निंग टाइम पास्ट हो गया, तो आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखना पड़ेगा रिवाइज्ड। ऑलवेज रिमेंबर टाइम डिसाइड्स द टेंस, ये बात हमेशा आप ध्यान रखेंगे, टाइम डिसाइड्स द टेंस, कि टाइम जो होता है वो डिसाइड करता है आपके टेंस को, कि आपका कौन सा टेंस सही होगा या गलत होगा। अच्छा, फिर हमने यहाँ पे लिखा मोहन डिड नो वर्क टुडे। एक काम करते हैं, टुडे को ना हम जस्टिफाई कर सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी, तो मैं यहाँ पे टुडे की जगह कुछ और लिख देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर टुडे की जगह लिख देता हूँ दिस वीक। एक मिनट बेटा, कलर चेंज करना पड़ेगा। दिस वीक। अभी जो दिस वीक हमने टाइम लिखा है, कोई बच्चा बताएगा दिस वीक को हम क्या माने? जैसे इन द मॉर्निंग जो हमने टाइम लिखा था, इसको तो हमने पास्ट कंसीडर किया। ठीक है, अब ये जो दिस वीक हमने टाइम लिखा है, इस टाइम को हम क्या माने? पास्ट माने, प्रेजेंट माने, या पास्ट प्लस प्रेजेंट माने? चलिए बताइए, दिस वीक को हम क्या कंसीडर करें, पास्ट या प्रेजेंट या पास्ट प्लस प्रेजेंट? गुड इवनिंग बच्चों, सबको गुड इवनिंग। बस एक बार मुझे ये बता दीजिए कि ये जो हमने स्टेटमेंट लिखा, मोहन डिड नो वर्क दिस वीक, तो इसमें दिस वीक जो टाइम एक्सप्रेशन है, हम इसको क्या माने? इसको प्रेजेंट माने, पास्ट माने, या पास्ट प्लस प्रेजेंट माने? पास्ट प्लस प्रेजेंट, वेरी गुड। देखिए होता क्या है, जैसे सबको पता है कि वीक हम कहते हैं 7 डेज की ड्यूरेशन को, जो जनरली मंडे से शुरू होता है। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है, एंड संडे।
तो अगर हम दिस वीक कह रहे हैं तो दिस वीक का मतलब होगा कि ये जब बात कही जा रही है वो मंडे से संडे के बीच का ही कोई टाइम होगा। ठीक है, वो मंडे से संडे के बीच में ही किसी दिन कहा जा रहा होगा। मान लेते हैं ये बात थर्सडे को कही जा रही है, मतलब थर्सडे जो है वो डे ऑफ स्पीकिंग है, जिस दिन बात हो रही है वो थर्सडे है। तो अगर हम थर्सडे को दिस वीक कह रहे हैं तो दिस वीक का मतलब इसमें थर्सडे भी इंक्लूडेड है और इससे पहले के जो दिन निकल चुके हैं ये भी इंक्लूडेड है। तो ये जो दिस वीक हमने टाइम लिखा ना बच्चे, ये पास्ट प्लस प्रेजेंट होगा। अगर ये टाइम पास्ट प्लस प्रेजेंट होगा तो यहाँ पर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखना पड़ेगा, हैज डन। मोहन हैज डन नो वर्क दिस वीक। हाँ, पास्ट प्लस प्रेजेंट होगा इससे। गोल एक होना चाहिए, सारे फॉर्म फिल करने चाहिए। देखिए कायदे से तो गोल एक ही होना चाहिए, एट ए टाइम आपको एक ही एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, लेकिन होता क्या है कि काफी एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिनका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक है, जैसे सीपीओ सीजीएल, सीपीओ है सीजीएल है, ऑलमोस्ट सिलेबस सेम ही होता है। ठीक है, और सीडीएस का सिलेबस होता है, अगर आप मान लीजिए सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका जो इंग्लिश है वो तो सीडीएस का भी उसके साथ में प्रिपेयर हो जाएगा। जीएस और मैथ्स के लिए थोड़ा सा अलग से एफर्ट करना पड़ता है शायद। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा एग्जाम है जिसका गोल मतलब जिसका सिलेबस आप जिस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम के सिलेबस से मैच करता है, तो वो एग्जाम भी दीजिए। मतलब ऐसा नहीं कि हार्ड एंड फास्ट एक ही एग्जाम के पीछे पड़ जाना है, हालांकि पड़ जाना चाहिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि जो आप सिलेबस पढ़ रहे हो वही सिलेबस जो है वो किसी दूसरे एग्जाम का भी है, तो आप उस एग्जाम को भी दीजिए अगर एलिजिबल हैं उसके लिए तो। ठीक है, हाँ बेटा अभी तुम्हारे क्वेश्चन बताते हैं सुमन सौरभ। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आ गया। चलिए वापस आते हैं। तो यहां पर अगर ऑल माई लाइफ नहीं लिखा होता ना बेटा तो ये सही होता। ऑल माई लाइफ लिख दिया तो ये हो गया गलत। गलत इसलिए हो गया क्योंकि जो हमने टेंस लिखा है वो पास्ट इंडेफिनिट है, लेकिन ऑल माई लाइफ जिस टाइम को रेफर कर रहा है वो पास्ट प्लस प्रेजेंट है। अगर टाइम पास्ट प्लस प्रेजेंट होगा तो आपको टेंस लिखना पड़ेगा प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये गलत हो गया, आप इसको लिखें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैव ट्राइड। चलिए ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। तो अब क्वेश्चन 18 का आप आंसर बताएं। They kept doing it again and again until it was become their habit. They kept doing it again and again until it was become their habit. ये इजी क्वेश्चन है कंपेरेटिवली जो हम क्वेश्चंस अभी डिस्कस कर रहे हैं, ये या जो भी हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो मुझे लगता है ये उनमें सबसे आसान क्वेश्चन है जो आपके सामने इस समय लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18। तो इसका आंसर आपको देना चाहिए, करेक्ट आंसर सबको बताना चाहिए। They kept doing it again and again until it was become their habit. It is quite an easy question. It's not a difficult one. It is quite an easy question, and everyone is expected to answer the question correctly. ठीक है, क्योंकि इतना सिंपल क्वेश्चन भी अगर आप सही नहीं बताएंगे तो फिर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हम्म हम्म। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको इसमें ये बताता हूँ कि व्हाट्स रॉन्ग विद द क्वेश्चन, कि ये क्वेश्चन जो है ये अगर ये गलत है, ठीक है, देन व्हाट्स रॉन्ग विद इट। तो इसमें गलत है क्या, सबसे पहले वो समझना। चलिए, मुझे नहीं पता आप में से कितने बच्चे बात पहले से जानते होंगे, लेकिन जो पहले से ना जानते हो वो आगे वो हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो बिकम वर्ब होती है स्टेट वर्ब होती है और इंट्रांसिटिव होती है। इंट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव का मतलब होता है हम इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं लिख सकते। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है, मैं अगर पूरे तरीके से आपको बताऊं तो बिकम जो है ये स्टेट वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है। ठीक है, और स्टेटिव होने के साथ साथ में लिंकिंग भी है। अब होता क्या है, जो लिंकिंग वर्ब्स होती हैं वो सारी स्टेटिव वर्ब्स होती हैं, लेकिन सारी स्टेटिव वर्ब्स लिंकिंग वर्ब नहीं होती हैं। ठीक है, तो देयर आर सम स्टेटिव वर्ब्स व्हिच आर लिंकिंग आल्सो। ऑल लिंकिंग वर्ब्स आर स्टेटिव वर्ब्स, ये ध्यान रखना। जितनी भी लिंकिंग वर्ब्स होती हैं बच्चे वो सारी की सारी स्टेटिव होती हैं, लेकिन सारी स्टेटिव वर्ब्स जो होती हैं वो लिंकिंग नहीं होती हैं। बिकम इज वन ऑफ दोज वर्ब्स व्हिच आर स्टेटिव एंड लिंकिंग बोथ, जो स्टेटिव भी होती हैं लिंकिंग भी होती हैं। तो अभी ध्यान का रखने की स्टेटिव वर्ब्स तो ट्रांसिटिव होती हैं, ठीक है, इंट्रांसिटिव भी होती हैं, लेकिन लिंकिंग वर्ब सारी इंट्रांसिटिव होती हैं। इंट्रांसिटिव का मतलब ये होता है वी कैन नॉट यूज ऑब्जेक्ट आफ्टर देम, हम उनके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं यूज कर सकते। तो जो इंट्रांसिटिव वर्ब्स होती हैं उनका एक तो फीचर ये हो गया कि यू कैन नॉट पुट एन ऑब्जेक्ट आफ्टर देम, कि आप उनके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं यूज कर सकते अगर कोई वर्ब इंट्रांसिटिव है तो। एक और उनका एट्रीब्यूट होता है कि अगर कोई वर्ब इंट्रांसिटिव है देन यू कांट मेक पैसिव ऑफ इट, तो आप उसका पैसिव भी नहीं बना सकते। वजह क्या होती है, जब भी हम किसी वर्ब को एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, जब भी हम किसी वर्ब को एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो होता क्या है, उस वर्ब का ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट बनता है।
एक्टिव से पैसिव बनाने का पहला स्टेप यही होता है कि अगर आप किसी वर्ब को एक्टिव से पैसिव में चेंज करना चाह रहे हैं, तो आपको उस वर्ब के जो कि एक्टिव में है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अच्छा, होता क्या, वर्ब इंट्रांसिटिव है तो उसका तो ऑब्जेक्ट होगा नहीं, तो अगर ऑब्जेक्ट होगा नहीं तो आप पैसिव में सब्जेक्ट कैसे बनाओगे? अगर पैसिव में आपका सब्जेक्ट नहीं होगा तो आप सेंटेंस नहीं बना पाओगे। नो सेंटेंस कैन बी फॉर्म्ड विदाउट एन सब्जेक्ट, ठीक है? बिना सब्जेक्ट के तो कोई सेंटेंस बनता नहीं है। तो सीधी सी बात है कि कोई भी वर्ब जो इंट्रांसिटिव है उसके बाद में आप ऑब्जेक्ट नहीं यूज कर पाएंगे और उसको आप पैसिव वॉइस में नहीं लिख पाएंगे, ठीक है? ये वॉज बिकम जो वर्ब है ना, ध्यान से देखो, पैसिव वॉइस में। अच्छा, अब हो सकता है किसी बच्चे को ये भी ना समझ में आए कि पैसिव कैसे, हमें कैसे पता चलेगा पैसिव है? तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर हम बी की किसी भी फॉर्म के साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखें, बी की फॉर्म का मतलब होता है इज, एम, आर, वॉज, वर, कुछ भी। जैसे वॉज है ना, बी की फॉर्म है, और इसका जो हमने बिकम लिखा है थर्ड फॉर्म है। तो अगर हम कभी भी किसी वर्ब को बी की फॉर्म्स का थर्ड फॉर्म में लिखें तो वर्ब पैसिव होती है। तो ये जो हमने वॉज बिकम लिखा ना वर्ब, बच्चे ये वर्ब पैसिव फॉर्म में। तो अगर ये वर्ब पैसिव फॉर्म में है तो ये गलत हो गई, क्योंकि इंट्रांसिटिव वर्ब होती है, पैसिव तो बन नहीं सकता, तो हमें इसको एक्टिव फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, ये जो पैसिव है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, क्योंकि जब हम वॉज वर्ब के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म लिखते हैं ना, तो वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस की होती है। तो हमें इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव फॉर्म में लिखना पड़ेगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब एक्टिव बनाओगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी पड़ेगी, इसकी सेकंड फॉर्म होती है बिकेम। तो ये आंसर है। तो हमें, हाँ, तो हमें इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, दे केप्ट डूइंग इट अगेन एंड अगेन अंटिल इट बिकेम देयर हैबिट, ठीक है? अंटिल इट बिकेम देयर हैबिट। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द नॉलेज ऑफ इंग्लिश कम्स इन वेरी हैंडी व्हेन यू विजिट अदर कंट्री। हालांकि क्वेश्चन नंबर 20 भी देख लो, हो सकता है इसका आंसर आपको पहले समझ में आ जाए। द सुपरवाइजर डिडंट नो, एक मिनट, ये नो गलती से दो बार टाइप हो गया बच्चों, आप एक मान लें, एक नो नहीं लिखा, ठीक है? देखिए, द सुपरवाइजर डिडंट नो व्हाट द मैनेजर हैड सजेस्टेड अस। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और आसान नहीं है, थोड़ा सा सोचोगे तो जान पाओगे। द नॉलेज ऑफ इंग्लिश कम्स इन वेरी हैंडी व्हेन यू विजिट अदर कंट्री। द सुपरवाइजर डिडंट नो व्हाट द मैनेजर हैड सजेस्टेड अस। ये दो बार नो लिख गया था, तो एक को मैंने कवर कर दिया, ध्यान रखना। इंग्लिश में फ्रेज कैसे रिकॉग्नाइज करें, प्लीज टेल मी। बिल्कुल बच्चे, ये इस पे भी हम लोग एक सेशन रख लेंगे, लाइव सेशन रखेंगे, ठीक है, डिस्कशन का, और उसमें हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। चलिए बताइए, द सुपरवाइजर डिडंट नो व्हाट द मैनेजर हैड सजेस्टेड अस। इंग्लिश विल कम इन ग्रेट, मतलब यू जस्ट ट्राई, आप ट्राई करो और आंसर को एक्सप्लेन मैं करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने सही मतलब सोचा था या गलत सोचा था। गुड, वेरी गुड। मैं बेटा बहुत अच्छा हूँ सागर। हम्म, चलिए, अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है ना बच्चे, इसका मैं आंसर आपको बताता हूँ। इसका आंसर है कि रिमूव अदर एंड यूज अनदर। ये, तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर ये है कि यू हैव टू रिमूव अदर एंड यूज अनदर इन प्लेस ऑफ इट। तो आपको ये 19th क्वेश्चन ऐसे लिखना चाहिए, द नॉलेज ऑफ इंग्लिश कम्स इन वेरी हैंडी व्हेन यू विजिट अनदर कंट्री, ठीक है? अनदर कंट्री। चलिए, अब मैं इसको समझाता हूं कि ऐसा क्या हुआ कि हमने अदर रिमूव कर दिया और उसकी जगह अनदर लिख दिया। तो देखिए, ये बच्चे ना डिटर्मिनर्स होते हैं। अभी हम कोई क्लास वगैरह रखेंगे, उसमें डिटेल में इनको समझाएंगे, तब तक आप ऐसे समझने की कोशिश करें कि देयर आर थ्री डिटर्मिनर्स। एक अदर हो गया, यहाँ पे ना लिखकर यहाँ लिखते हैं। देखिए, एक हो गया डिटर्मिनर अदर और एक हो गया अनदर। तो ये दो डिटर्मिनर्स हो गए। इनका हम नाउन्स का यूज इनका हम यूज करते हैं तब किसी नाउन के साथ में, जब हमें जिसकी बात कर रहे हैं उसके अलावा किसी को रेफर करना हो, ठीक है? अब देखिए, ये जो अनदर होता है ना, पहले आप ध्यान रखेंगे, ये एन प्लस अदर होता है। अनदर जो होता है ये एक्चुअली होता है एन प्लस अदर।
ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अब ये सबको पता है कि ए एन आर्टिकल जो होते हैं वो सिंगुलर नाउन के साथ लिखे जाते हैं, तो अनदर भी जो होता है वो सिंगुलर नाउन के साथ लिखा जाता है, ये बात ध्यान रखनी है। अच्छा, खैर, अदर का यूज करते हैं हम प्लूरल नाउन्स के साथ में, ठीक है। अनदर का यूज करते हैं हम सिंगुलर नाउन्स के साथ में। तब जब हमें जनरल रेफरेंस देना हो, किसी स्पेसिफिक की बात ना करके जनरल की बात करनी हो, जैसे ये हमारा एग्जांपल लिखा है ना, द नॉलेज ऑफ इंग्लिश कम्स इन वेरी हैंडी, कि मतलब जो नॉलेज होती है इंग्लिश की बड़ी यूजफुल हो जाती है। कम्स इन वेरी हैंडी का मतलब होता है बिकम यूजफुल, यूजफुल होना, ठीक है। तो हमने लिखा था नॉलेज ऑफ इंग्लिश कम्स इन वेरी हैंडी, कि इंग्लिश की नॉलेज बड़ी यूजफुल होती है तब व्हेन यू विजिट अनदर कंट्री। अनदर का मतलब कोई दूसरा देश जब आप विजिट करते हो, दूसरा का मतलब किसके रेस्पेक्ट में दूसरा, आपका जो अपना कंट्री है उसके अलावा, जिस कंट्री से आप हो, अगर उस कंट्री के अलावा आप किसी दूसरी कंट्री में कभी जाते हो, कोई भी कंट्री सपोज कर लीजिए, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सम स्पेसिफिक और डेफिनेट कंट्री, वी आर टॉकिंग अबाउट कंट्री इन जनरल। कोई भी कंट्री आप पिक कर लीजिए, चाहे भूटान ले लीजिए, चाहे नेपाल ले लीजिए, चाहे चाइना ले लीजिए, चाहे जर्मनी ले लीजिए, चाहे स्पेन ले लीजिए, फ्रांस ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। तो अगर हम किसी नाउन को रेफर करें जनरल सेंस में, ठीक है, तो हमें अदर अनदर का यूज करना पड़ता है। अब अनदर जो होता है ये उन नाउन्स के साथ लिखा जाता है जो सिंगुलर हो, अदर उन नाउन्स के साथ लिखा जाता है जो प्लुरल हो। वो जो अदर है ना हमारा, वो सही हो सकता था अगर वहां पे कंट्री के बजाय कंट्रीज लिखा होता। अगर ऐसे लिखा होता ना, द नॉलेज ऑफ इंग्लिश कम्स इन वेरी हैंडी व्हेन यू विजिट अदर कंट्रीज, तो अगर हम वहां पे अदर कंट्रीज लिख देते तो भी सही हो जाता, ठीक है। तो अदर का यूज हम करते हैं प्लुरल नाउन्स के साथ, अनदर का यूज करते हैं सिंगुलर नाउन्स के साथ में। और ये जो नाउन्स होते हैं सिंगुलर प्लुरल जिनके साथ अदर अनदर लिखा होता है, वो ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको जनरल सेंस में रेफर किया जा रहा होता है। अब मान लीजिए कोई नाउन डेफिनेट है, कोई एक डेफिनेट नाउन है, ठीक है, तो हमें उसके साथ में लिखना पड़ेगा द अदर। द अदर जो डिटर्मिनर है, इसका यूज हम किसी भी नाउन के साथ कर सकते हैं। किसी भी का मतलब ये है कि चाहे सिंगुलर नंबर का हो चाहे प्लुरल नंबर का हो। दी अदर डिटर्मिनर का यूज हम किसी भी नाउन के साथ कर सकते हैं, वो चाहे सिंगुलर नंबर का हो चाहे प्लुरल नंबर का हो, बस कंडीशन ये है कि दैट मस्ट बी डेफिनेट। तो ये तीनों डिटर्मिनर हैं, हालांकि इनमें मतलब इनके यूसेस काफी ब्रॉड होते हैं, वो जब हम कोई एक लेक्चर रखेंगे इन पर तभी डिस्कस कर पाएंगे। अभी फिलहाल में जो मेन पॉइंट्स हैं इनके वो ये हैं कि अदर एंड द डिटर्मिनर्स का यूज करना है उन नाउन्स के साथ में जो जनरल हो, स्पेसिफिक ना हो। अदर का यूज प्लुरल नंबर के नाउन के साथ, अनदर का यूज सिंगुलर नंबर के नाउन के साथ। अगर कोई नाउन डेफिनेट आइडेंटिटी का है तो उसके साथ में द अदर लिखना है, फिर वो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लुरल हो, ठीक है। अब अगर ये बात तुम डेफिनेट वाली नहीं समझ पा रहे हो कि डेफिनेट का मतलब क्या है, तो मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ, देखो समझना मेरी बात। जैसे हमने लिखा दे हैव टू पेट्स, वन इज अ पैरट एंड डैश वन इज अ कैट। दूसरा, ऑल द गेस्ट्स वर enjoying the party. Some guests were dancing and dash ones were drinking. चलिए, अब देखिए मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। आप क्या कीजिए, इन क्वेश्चंस में ब्लैंक फिल कीजिए। अच्छा, इन ब्लैंक्स को फिल करने के लिए ऑप्शन क्या है, देखो मैं बता देता हूँ। एक ऑप्शन है बच्चे अदर, एक ऑप्शन है अनदर, और एक ऑप्शन है द अदर। मतलब इन तीनों में से किसी एक का हमें यूज करना है, या तो द अदर यूज कीजिए, अनदर यूज कीजिए, अदर यूज कीजिए। चलिए ब्लैंक फिल करें। फिल इन दिस ब्लैंक्स। They have two pets. One is a parrot and dash one is a cat. All the guests were enjoying the party. Some guests were dancing and dash ones were drinking.
वेरी गुड। अब देखो, सबसे पहले एग्जांपल में हमने लिखा दे हैव टू पेट्स, उनके पास मतलब दो पालतू हैं। ठीक है, तो दो हो गए, मान लेते हैं एक हो गया ए, एक हो गया बी। अब हमने कहा कि वन इज अ पैरेट, उनमें से एक जो है वो पैरेट है, तो मान लेते हैं इनमें से एक कोई पैरेट है, मान लेते हैं ये जो बी है ये पैरेट है। दो पालतू हैं उनके पास, एक पैरेट हो गया। अच्छा, फिर कह रहे हैं जो पैरेट, एक तो पता ही चल गया पैरेट है। अच्छा, जो दूसरा बचा वो क्या, वो कैट है। तो अब हमें पता है कि जो कैट है वो कौन है। मान लीजिए ये दो हैं, तो इनमें से जो अगर बी पैरेट है तो ए कैट हो गया, और अगर ए जो है वो पैरेट है, ठीक है, तो फिर बी कैट हो गया। तो अगर हमारे पास मान लीजिए दो ही ऑप्शन है और उनमें से एक हमें पता चल जाए कि क्या है, तो दूसरा कौन है वो हमें ऑटोमेटिकली पता चल ही जाता है, वो दूसरा हमारे लिए डेफिनेट हो ही जाता है। तो अगर ए पैरेट है, ठीक है, तो बी कैट है, और अगर बी पैरेट है तो फिर ए कैट है। तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा द अदर वन। द अदर वन का मतलब जो दो हैं उनमें से एक पैरेट है, पैरेट को छोड़ के जो बच गया वो हमारे लिए डेफिनेट है, तो उसके साथ हमने लिख दिया द अदर वन इज अ कैरेट, और जो दूसरा वाला है वो कैट है। अच्छा, अब आते हैं इसमें, हमने लिखा ऑल द गेस्ट वर एंजॉइंग द पार्टी, कि सारे गेस्ट जो हैं वो पार्टी एंजॉय कर रहे थे। तो यहां पर देखिए जो ऑल द गेस्ट लिखा ना, ये गेस्ट हमारे लिए डेफिनेट हो गए, मतलब कोई एक पार्टी किसी ने दी होगी, वहां पे जितने भी गेस्ट थे वो सारे एंजॉय कर रहे थे। अब हम कह रहे हैं कि सम गेस्ट वर डांसिंग, उनमें से कुछ गेस्ट थे वो डांस कर रहे थे। अच्छा, बाकी जो बचे थे वो ड्रिंक कर रहे थे। अब देखिए, मान लीजिए अगर ये टोटल गेस्ट हैं, ठीक है, तो ये डेफिनेट है हमारे लिए। अब इनमें से कुछ जो है वो डांस कर रहे हैं, तो जो बाकी बचे रह गए वो हमें पता है वो डेफिनेट है। भाई जो टोटल है, इन टोटल में से जो डांस कर रहे हैं उनको हटा के जो बच गए वही ड्रिंकिंग कर रहे होंगे। तो ये जो ड्रिंकिंग करने वाले गेस्ट हैं वो हमारे लिए डेफिनेट हैं। डेफिनेट इसलिए हैं क्योंकि ये टोटल है, टोटल का एक पार्ट वो हो गए जो डांस कर रहे हैं, और जो बचा रह गया वो डेफिनेट ही है, वो ड्रिंक कर रहे हैं। तो इनके साथ भी आ जाएगा द अदर। तो द अदर का यूज हम सिंगुलर और प्लुरल किसी भी तरीके के नाउन के साथ में कर सकते हैं, बस वो डेफिनेट होना चाहिए। मतलब डेफिनेट का मतलब हमें पता होना चाहिए कि हम किसे रेफर कर रहे हैं। ठीक है। हम्म। बेटा सुमन सौरभ, ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है ना, द स्टूडेंट इज सिटिंग ऑन द डेस्क स्टडीड हियर फॉर 3 years, ठीक है, इसको लिखो हैज स्टडीड। ठीक है, और इस जो है उसको रिमूव करो, उसको लिखो द स्टूडेंट सिटिंग ऑन द डेस्क हैज स्टडीड हियर फॉर 3 years। चलिए, तो ये कुल मिला के ध्यान ये रखना है कि अदर का यूज करना है प्लुरल नाउंस के साथ जो जनरल आइडेंटिटी के हो, अनदर का यूज करना है सिंगुलर नाउंस के साथ जो जनरल आइडेंटिटी के हो, द अदर का यूज करना है किसी भी नाउन के साथ, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लुरल हो, बस वो डेफिनेट आइडेंटिटी का हो। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा था, नॉलेज ऑफ कंट्री कम्स इन वेरी हैंडी व्हेन यू विजिट अदर कंट्री, तो हम अदर यहाँ पे सही कर सकते हैं अगर इसको कंट्रीज लिख दें तो, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान देना, नाउन जो होता है ना और डिटर्मिनर होता है, इनमें से जो डिटर्मिनर होता है उसके अकॉर्डिंग नाउन नहीं यूज होता है, जो नाउन होता है उसके अकॉर्डिंग डिटर्मिनर यूज होता है। तो इसीलिए हम सिंगुलर नाउन के अकॉर्डिंग डिटर्मिनर चेंज कर देंगे, डिटर्मिनर के अकॉर्डिंग नाउन नहीं चेंज करेंगे, ध्यान रखना। वो बस मैंने तुम्हें बता दिया कि अगर अदर के साथ कंट्रीज लिखा होता ना तो अदर सही हो जाता, लेकिन कंट्रीज लिखना मत। हमेशा कोशिश किया करो कि नाउन के अकॉर्डिंग डिटर्मिनर चेंज हो, चेंज, और डिटर्मिनर के अकॉर्डिंग नाउन चेंज करने की कोशिश मत करना। बेटा वो जो कैट और पैरेट वाले क्वेश्चन है ना, उसमें आप अनदर नहीं यूज कर सकते। अनदर इसलिए नहीं यूज कर सकते क्योंकि जब आप दो की बात कर रहे होते हो तो उनमें से एक को हटा देने के बाद जो बचता है ना दूसरा, वो हमेशा डेफिनेटली होता है। जब आपको पता है कि उसके पास पेट्स दो हैं, और दो में से ये पता चल गया कि एक जो है वो पैरेट है, तो फिर आपके पास बचा तो एक ही। भाई जब दो ही पेट्स थे, उनमें से एक पैरेट है, तो उसके बाद में जो बचा वो तो हमें डेफिनेट हो गया, भाई पैरेट को छोड़ के जो बच गया वही कैट होगा। तो वो डेफिनेट होता है। जब आप दो की बात करते हो तो दूसरा वाला हमेशा डेफिनेट ही होता है, तो उसके साथ में द अदर का ही यूज किया करो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द सुपरवाइजर डिंट नो, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये नो गलत लिख गया दो बार, इसको आप एक को मतलब मैं बाद में करेक्ट कर दूंगा, अभी ये नो एक ही बार लिखना है। द सुपरवाइजर डिंट नो व्हाट द मैनेजर हैड सजेस्टेड अस। अब ये जो क्वेश्चन है इसका कुछ बच्चों ने सही आंसर बताया था, ठीक है, इसका कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर बताया था, और वो कमेंट ऊपर चले गए होंगे। मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर क्या है। ये जो सजेस्टेड वर्ब होते हैं ना बच्चे, इसका ऑब्जेक्ट हमेशा कोई इनडायरेक्ट थिंग होती है। देखिए मैं आपको बताता हूँ होता क्या। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, दे थैंक्ड मोहन,
दे सोल्ड, या सोल्ड ना लिखें, दे ब्रोक द टेबल, ठीक है। और सी, दे गेव मोहन अ टेबल। अब देखो यहां पर समझना आप मेरी बात। जैसे हमने लिखा दे थैंक्ड मोहन, दे ब्रोक द टेबल, दे गेव मोहन अ टेबल। तो यहाँ पे जो मोहन है ये थैंक्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर जो टेबल है ये भी ब्रोक वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ये दोनों वर्ब हैं, ट्रांसिटिव वर्ब है, और मोहन और टेबल इनके ऑब्जेक्ट हैं। अच्छा यहाँ पर देखें जो गेव वर्ब है इसके दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट मोहन है और एक ऑब्जेक्ट टेबल है। तो ये जो ट्रांसिटिव वर्ब्स होते हैं ना ये इतने टाइप के होते हैं, आप समझना। जो ट्रांसिटिव वर्ब्स होती हैं, इंट्रांसिटिव की मैं बात नहीं कर रहा। कुछ तो ऐसी वर्ब्स होती हैं जो होती हैं मोनोट्रांसिटिव। मोनोट्रांसिटिव, मोनो का मतलब वन होता है। मोनोट्रांसिटिव वो वर्ब्स होती हैं जिनके साथ में हम केवल एक ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, चाहे व्हाट का रिप्लाई या हुम का रिप्लाई। जैसे हमने लिखा दे थैंक्ड हुम, हुम डिड दे थैंक, तो हुम का रिप्लाई आ गया मोहन। फिर हमने लिखा दे ब्रोक व्हाट, व्हाट डिड दे ब्रेक, तो व्हाट का रिप्लाई आ गया द टेबल। तो ये व्हाट का रिप्लाई हो गया, हुम का रिप्लाई हो गया। व्हाट और हुम दोनों के रिप्लाई ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। व्हाट का रिप्लाई कोई थिंग होती है, हुम का रिप्लाई कोई पर्सन होता है, ये ध्यान रखना है। हम्म, मस्त रहो भाई, सभी बहुत अच्छे रहो। अब देखिए कई बार क्या होता है कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके साथ हम व्हाट और हुम दोनों का रिप्लाई लिख देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे व्हाट का रिप्लाई भी लिख दिया और हुम का रिप्लाई भी लिख दिया। तो ऐसी वर्ब्स जिनके साथ व्हाट और हुम दोनों के रिप्लाई लिखे जाते हैं ना बेटा, इन्हें हम कहते हैं डाई ट्रांसिटिव वर्ब्स। डाई का मतलब टू होता है, तो डाई ट्रांसिटिव वर्ब। डाई ट्रांसिटिव वो वर्ब्स होते हैं जिनके साथ में हम व्हाट का रिप्लाई भी लिख सकते हैं, हुम का रिप्लाई भी लिख सकते हैं। तो यहां पर आपको समझना ये है, हम्म, यहां पर तुम्हें समझना ये है कि जो हमारी ट्रांसिटिव वर्ब्स होती हैं, आई एम ए स्टूडेंट फ्रॉम अफगानिस्तान। अच्छा जानम खान, बढ़िया। अच्छा आजकल अपने चैनल पे हम लोगों की क्लास नहीं हो पा रही, बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। तो चलो तब तक आप लोग यहाँ पर भी अटेंड करो। अभी हम कल परसों से ऐसा मतलब कर देंगे कि अपना जो हमारा अपना चैनल है उस पे भी आप ये क्लास देख पाएंगे, और एग्जामपुर के चैनल पे तो क्लास रेगुलरली अपनी चलेगी, ठीक है। अब ये 9 to 10 PM का जो टाइम है दैट सूट्स मी, ये मुझे सूट भी करता है, ठीक है। 10 to 11 थोड़ा सा लेट हो जाता था, तो इस पे तो कंटिन्यूअसली चलेगी चलेगी, ठीक है। और बाकी हम अपने चैनल पे भी ये कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मैं समझा ये रहा था भाई तुम लोगों को कि जो ट्रांसिटिव वर्ब्स होती हैं वो दो तरीके की होती हैं। एक होती है मोनोट्रांसिटिव जिनके साथ में केवल व्हाट या केवल हुम का रिप्लाई लिखा जा सकता है। कुछ होते हैं डाइट्रांसिटिव जिनके साथ में व्हाट और हुम दोनों के रिप्लाई लिखे जा सकते हैं। जब हम किसी वर्ब के साथ में व्हाट और हुम दोनों के रिप्लाई यूज कर सकते हैं तो उस वर्ब को डाइट्रांसिटिव कहा जाता है। उनमें से जो हुम का रिप्लाई होता है उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है, और जो व्हाट का रिप्लाई होता है उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है, ठीक है। तो जो व्हाट का रिप्लाई होता है वो हो जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो हुम का रिप्लाई होता है वो हो जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऐसा तब जब वर्ब के साथ दोनों ऑब्जेक्ट लिखे हों, ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव। अदरवाइज अगर केवल एक ही ऑब्जेक्ट है तो उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ नहीं होता, वो बस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। बुक में हैज बीन सिटिंग दिया गया है, वो तुम फिर, मैं भी कुछ कहूंगा समझे। मैं अपने चैनल पे कुछ कहता हूँ, ये एग्जाम्पल का चैनल है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा मतलब ज्यादा खुल के नहीं बात करता, ठीक है। तुम उल्लू हो क्या? जब तुम्हें उस क्वेश्चन का पता है, उस क्वेश्चन का आंसर पता है, तो फिर अपने चुपचाप बैठे रहो। और जब मैंने तुम्हें बता दिया उसका सही आंसर क्या है तो उसको या तो मान लो। अब किसी ने बुक में गलत लिख दिया, मतलब हो सकता है गलत नहीं लिखा, जानबूझ के मिसप्रिंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो आप उसको समझ लो ना बेटा। ये कौन सी बात होती है कि बुक में ये लिखा है? बुक में तो गलत को सही लिख देगा, सही को गलत लिख देगा, तो उससे हमें नहीं मतलब है ना। बुक तो केवल प्रैक्टिस के लिए यूज की जाती है, बुक को फॉलो थोड़ी किया जाता है कि बुक में लिखा है वही हमें मान लेना है। वो समझ में आए तो मानना है, नहीं समझ में आए तो नहीं मानना है, ठीक है। तो इट डजंट मेक एनी सेंस कि बुक में ये लिखा है। भाई बुक में लिखा है, मैंने आपको समझा दिया ना, तो अब जो समझा दिया वो सही है, जो नहीं समझ में आया वो गलत है। तो अब आओ, ये जो सजेस्ट होती है ना बच्चे, ये मोनोट्रांसिटिव वर्ब होती है, और इसका ऑब्जेक्ट केवल थिंग्स हो सकते हैं। थिंग्स का मतलब नॉन लिविंग थिंग्स। व्हाट का रिप्लाई, ये जो अस है ना, ये व्हाट का रिप्लाई नहीं है, ये हुम का रिप्लाई है। तो
अब ये ध्यान रखना कि अगर कभी भी सजेस्ट वर्ब के साथ तुम कोई ऑब्जेक्ट लिखोगे तो वो हमेशा कोई थिंग होगी, व्हाट का रिप्लाई। पर्सन व्हाट इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकते, तो उनके साथ में प्रीपोजिशन टू लिखा करो। तो इसको ऐसे लिखो, इसको लिखो द सुपरवाइजर डिडंट नो व्हाट द मैनेजर हैड सजेस्टेड टू अस। बात समझ में आ गई हो तो ठीक है, नहीं समझ में आ गई तो मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ, समझ लेना। देखो, हमने लिखा दिस सजेस्टेड अस, दिस सजेस्टेड सम न्यू आइडियाज। ठीक है, दिस सजेस्टेड टू देयर फ्रेंड। असल में होता है क्या ना, जो सजेस्ट वर्ब का मीनिंग होता है, अगर तुम उस पे मदद लोगे, मीनिंग की मदद लोगे, तो अपने आप जानोगे कि सजेस्ट हमेशा किसी नॉन लिविंग थिंग को किया जाता है। सजेस्ट का मतलब होता है एक तरीके से कोई ऑप्शन देना है किसी को। ठीक है, जैसे मैंने कहा दे सजेस्टेड, उन्होंने हमें सजेस्ट किया, क्या सजेस्ट किया, सम न्यू आइडियाज। तो सजेस्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट जो होता है ना, वो व्हाट का रिप्लाई ही हो सकता है, क्योंकि जब भी हम सजेस्ट करेंगे ना तो वो कोई थिंग होगी। सजेस्ट का मतलब एक तरीके से रिकमेंड करना होता है। ठीक है, तो ये जो वर्ब होती है तो ट्रांसिटिव है, लेकिन ये व्हाट के रिप्लाई के लिए ट्रांसिटिव होती है। जो हुम के रिप्लाई होते हैं वो इस वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बन पाते, तो उनके साथ हमें प्रेपोजिशन लिखनी पड़ती है, तो टू प्रेपोजिशन लिखा करो। बाकी ये नरेशन का भी आपका कॉन्सेप्ट है, जब आप नरेशन पढ़ते होंगे तो वहां पर भी ये पॉइंट आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक है। हम्म। हाँ, आ जाओ नेक्स्ट पे आ जाओ। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, द सुपरवाइजर डिडंट नो व्हाट द मैनेजर हैड सजेस्टेड। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नोटिस बोर्ड क्लियरली रेड टू वॉक इन द पार्क आफ्टर सनसेट इज नॉट अलाउड एंड यू कैन सॉल्व सच क्वेश्चंस इजीली आफ्टर द ट्रेनिंग इज ओवर। पहले क्वेश्चन नंबर 21 को आंसर करें सारे बच्चे। मेमोरी शार्प कैसे करें, बेस्ट डाइट, एक्सरसाइज टू डू दैट थिंग। बेटा गलत क्वेश्चन पूछ रहे हो। खाने पीने से, दौड़ने भागने से मेमोरी शार्प नहीं होती है। मेमोरी शार्प होती है खुद को कंसंट्रेट करने से, अपने आइडियाज को, डाइवर्जेंस रोकने से, एट ए टाइम बहुत ज्यादा दिमाग इधर उधर चलाने से। तो मेमोरी जो शार्प होती है बेटा, वो अपने मतलब शेड्यूल को सिस्टमेटिक बनाने से होती है। मतलब ऐसा नहीं कुछ बादाम खा लोगे और अखरोट खा लोगे तो उससे मेमोरी शार्प हो जाएगी, या एक्सरसाइज करने लगोगे, कोई आसन करने लगोगे, तो ये सब बेकार की बातें हैं। बी सेंसिबल, थोड़ा सा सेंसिबल बनो, मैच्योरिटी वाली बातें किया करो, ये बच्चों वाली मत किया करो। नाउन क्लॉज पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट बन सकता है क्या? इन्फिनेटिव का बिल्कुल बन सकता है बेटा। हाँ, इन्फिनेटिव का बन सकता है। पार्टिसिपल पे डिपेंड करता है कि पार्टिसिपल प्रेजेंट है या परफेक्ट है, मतलब पार्टिसिपल कैसा है वो उस पर देखना पड़ता है। चलो आंसर बताओ। आंसर बताओ बेटा। द नोटिस बोर्ड क्लियरली रेड टू वॉक इन द पार्क आफ्टर सनसेट इज नॉट अलाउड। चलिए। हाँ, बढ़िया। अब देखो यहां पर समझना है, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं ना, इसको समझना है ऐसे। ये जो हमारी वर्ब लिखी हुई है इज नॉट अलाउड, सबसे पहले तो देखना ये वर्ब पैसिव वॉइस में है। क्योंकि जब भी हम इज एम आर के साथ में या वॉज वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं ना, तो वर्ब हमेशा पैसिव ही होती है। ठीक है, तो ये जो हमने लिखा है ना इज नॉट अलाउड, ये वर्ब पैसिव है। अच्छा, इस पैसिव वर्ब का सब्जेक्ट देखो क्या है। इस पैसिव वर्ब का सब्जेक्ट है टू वॉक। ये जो टू वॉक इन्फिनेटिव है ना, ये हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, फिर वो जो टू वॉक इन्फिनेटिव है उसके लिए हमने अलग से एडवर्ब फ्रेजेस लिख रखी हैं, इन द पार्क, आफ्टर सनसेट। तो इन द पार्क जो है ये एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस है, आफ्टर सनसेट जो है ये एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम है। ठीक है, तो ये एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम है, ये एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस है, और ये दोनों ही फ्रेजेस जो है वो टू वॉक नॉन फाइनाइट वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए लिखी गई हैं कुल मिला के। ठीक है, तो इन द पार्क या आफ्टर सनसेट जो है ये फ्रेजेस इज नॉट अलाउड का सब्जेक्ट नहीं है। ये दोनों फ्रेजेस मॉडिफायर हैं इस टू वॉक इन्फिनेटिव का, और ये जो टू वॉक इन्फिनेटिव है वो इस इज नॉट अलाउड वर्ब का जो पैसिव फॉर्म में लिखी है सब्जेक्ट है। ठीक है, ये पहले इतना समझ लेना है आपको। टू वॉक इन द पार्क आफ्टर सनसेट इज नॉट अलाउड, ये आंसर। मतलब ये हमारा मतलब स्ट्रक्चर समझ में पहले आ जाना चाहिए कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है।
चलिए, अब अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो मैं आपको बताता हूँ एक छोटी सी बात, हमेशा ध्यान रखना। यहाँ पर देखो, देखते हैं, कोई भी वर्ब अगर एक्टिव है, ठीक है, तो उसका पैसिव, अगर कोई भी वर्ब एक्टिव है तो उसका पैसिव बनेगा या नहीं बनेगा, ये डिपेंड करता है ऑन सर्टेन फैक्टर्स। मतलब मैं ये जो कहना चाह रहा हूँ वो ये बात है कि अगर कोई भी वर्ब एक्टिव है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका पैसिव बन जाएगा। हर वर्ब जो एक्टिव है उसका पैसिव नहीं बन सकता, ठीक है, कई वजह होती हैं जैसे नहीं बन पाता। लेकिन अगर कोई वर्ब पैसिव है तो उसका एक्टिव बनेगा ही बनेगा, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। कोई भी वर्ब अगर एक्टिव है तो हम उसका पैसिव बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, ठीक है, वो डिपेंड करता है, वो दैट डिपेंड्स ऑन सर्टेन फैक्टर्स, वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई वर्ब पैसिव है तो उसका एक्टिव बन ही जाएगा। मतलब कोई वर्ब पैसिव है तो हम उसका एक्टिव बना ही लेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों होता है ये भी समझ लीजिए, क्योंकि जो एक्टिव पैसिव होते हैं ना, वॉइस होते हैं, और लैंग्वेज में जो वॉइस सिस्टम है ना, इसमें डिफॉल्ट वॉइस एक्टिव होती है। डिफॉल्ट वॉइस एक्टिव होने का मतलब ये होता है कि कोई भी वर्ब जो है वो डिफॉल्ट फॉर्म में उसकी वॉइस एक्टिव ही होती है, पैसिव हमें उसे बनाना पड़ता है। तो अगर मान लीजिए कोई वर्ब पैसिव वॉइस में लिखी है तो इसका मतलब इसको पैसिव बनाया गया होगा, क्योंकि डिफॉल्ट वॉइस तो पैसिव होती नहीं है किसी वर्ब की, डिफॉल्ट वॉइस तो एक्टिव ही होती है। तो अगर कोई वर्ब पैसिव वॉइस में लिखी है तो इसका मतलब इसको ट्रांसफॉर्म किया गया है एक्टिव से पैसिव में। तो अगर उसको एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफॉर्म किया गया है तो उसका रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी हो जाएगा पैसिव से एक्टिव, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि कोई वर्ब एक्टिव है उसका पैसिव बनेगा या नहीं बनेगा वो बात की बातें हैं, लेकिन अगर कोई वर्ब पैसिव है तो उसका एक्टिव बनी जाएगा, ठीक है। अब ये वर्ब पैसिव है, इज नॉट अलाउड, तो अगर ये वर्ब पैसिव है तो हम इसका एक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। तो चलो हम इसका एक्टिव बनाते हैं। इज नॉट अलाउड जो वर्ब है ना, ये पैसिव है, इसको एक्टिव बनाते हैं। एक्टिव बनाओगे तो इसके साथ में जो इसका डूअर रहा होगा वो सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे डूअर कौन है वो लिखा नहीं है, नहीं लिखा है, अपनी तरफ से कुछ भी मान लेते हैं। सपोज हमने मान लिया दे, हमने मान लिया दे, ठीक है। उसके बाद इज नॉट अलाउड जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब है पैसिव वॉइस में, तो अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एक्टिव फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा डू नॉट अलाउ, ठीक है। तो ये जो इज नॉट अलाउड वर्ब हमारी पैसिव थी, हमने इसको एक्टिव फॉर्म में लिख दिया है, दे डू नॉट अलाउ, ठीक है। तो अब ये वर्ब हो गई एक्टिव। अच्छा, फिर क्या होता है, जो पैसिव वर्ब का सब्जेक्ट होता है वो एक्टिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। एक्चुअली जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट होता है वही पैसिव में सब्जेक्ट बनता है। तो जो पैसिव में सब्जेक्ट है, जब वर्ब को एक्टिव बनाओगे तो वही ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा टू वॉक। हालांकि चाहो तो आप पूरा लिख सकते हो, टू वॉक इन द पार्क आफ्टर सनसेट, इन द पार्क आफ्टर सनसेट। तो ये हमने क्या किया, वो जो इज नॉट अलाउड वर्ब पैसिव फॉर्म में थे उसको एक्टिव बना दिया। हरिओम, मेरा आरआरबी एनटीपीसी का एडमिट कार्ड नहीं आया है, फोर्थ फेज का, जो 1 मार्च को होने वाला है, कब तक आएगा किसी को पता है? बताओ भाई, किसी को पता हो तो इस बच्चे को कंफ्यूजन इसका दूर करो, अगर कोई जानता हो तो इसको बता दो, ठीक है। अब जब हमने ये सेंटेंस लिख दिया, दे डू नॉट अलाउड टू वॉक इन द पार्क, तो ये जो सेंटेंस है ना ये गलत है। अब इसके गलत होने की वजह मैं बताता हूँ क्या है। इसके गलत होने की वजह बच्चे ये है कि अगर हम किसी नॉन फाइनाइट वर्ब के बाद में, मेन वर्ब के बाद में कोई नॉन फाइनाइट वर्ब लिख दें तो उन दोनों वर्ब का सब्जेक्ट सेम हो जाता है। तो इसका मतलब ये जो दे है ना, वो डू नॉट अलाउ का भी सब्जेक्ट है, और ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब टू वॉक है इसका भी सब्जेक्ट है। जबकि दोनों का सब्जेक्ट सेम हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अलाउ कोई भी कभी खुद को नहीं करता, अलाउ हमेशा किसी दूसरे को करता है। तो अगर आप ये इन्फिनेटिव लिखना चाहते हो तो उस इन्फिनेटिव का जो सब्जेक्ट है वो ये दे नहीं हो सकता, कोई और ही होगा। तो या तो उसको यहाँ पे लिखो, दे डू नॉट अलाउ अदर्स टू वॉक इन द पार्क, दे डू नॉट अलाउ अस टू वॉक इन द पार्क, मतलब ऐसे लिखिए तो सही होगा। नहीं तो एक दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप इन्फिनेटिव यूज ही मत करो, उसकी जगह जेरेंड यूज कर लो, वॉकिंग। तो इसको ऐसे सही कर लो, दे डू नॉट अलाउ वॉकिंग इन द पार्क, कि वो पार्क में वॉकिंग अलाउ नहीं करते, ठीक है, तो भी सही जाएगा। तो कुल मिला के आपको यहां पर समझना ये कि जो इन्फिनेटिव होता है ये अलाउ वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता एक्टिव फॉर्म में। अलाउ वर्ब का ऑब्जेक्ट या तो कोई पर्सन बनेगा जिसको अलाउ किया गया, या एक्शन बनेगा जिसको अलाउ किया गया। अगर एक्शन को ऑब्जेक्ट बनाओगे तो जेरेंड फॉर्म लिखनी पड़ेगी, पर्सन को बनाओगे तो कोई नाउन या प्रोनाउन लिखना पड़ेगा। तो ये जो इन्फिनेटिव होता है ये अलाउ वर्ब का एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, ठीक है।
अगर ये इस वर्ब का एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता तो फिर ये पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट भी नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये जो हमने सेंटेंस लिखा ना ये हमारा गलत है। इसमें टू वॉक जो है ना इसकी जगह आप लिखिए वॉकिंग। वॉकिंग क्यों लिखा समझ में आ गया होगा। वॉकिंग इसलिए लिखा बेटा क्योंकि अलाउ वर्ब का एक्टिव फॉर्म में ऑब्जेक्ट जेरेंड होते हैं, तो पैसिव वॉइस में उसके सब्जेक्ट भी जेरेंड बनते हैं। इन्फिनिटिव जो होते हैं वो अलाउ वर्ब के एक्टिव में ऑब्जेक्ट नहीं होते, तो फिर वो पैसिव में उनके सब्जेक्ट भी नहीं बन सकते। ठीक है, चलिए अब हमारा बच गया क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है यू कैन सॉल्व सच क्वेश्चंस इजिली आफ्टर द ट्रेन इज ओवर। चलिए इसका आंसर बता दीजिए। टाइम इज अबाउट टू बी ओवर। यू कैन सॉल्व सच क्वेश्चंस इजिली आफ्टर द ट्रेन इज ओवर। ओहो, आज के इसमें क्या हो गया, ट्रेन की जगह बच्चों ट्रेनिंग लिखना। ट्रेनिंग इज ओवर, ये ट्रेन लिख गया गलती से। ठीक है, अब देखो यहां पर समझना, अगर ये स्टेटमेंट केवल इतना हो यू कैन सॉल्व सच क्वेश्चंस इजीली तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे जो कैन मॉडल है ना ये एबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहा है। अच्छा ध्यान रखना हमेशा कि कैन मॉडल जब भी हम एबिलिटी के लिए यूज करते हैं ना तो वो एबिलिटी प्रेजेंट की होती है। कैन का यूज हम करते हैं टू रेफर टू द एबिलिटी इन प्रेजेंट। तो अगर मान लो कहीं पे ये सेंटेंस लिखा हो यू कैन सॉल्व सच क्वेश्चंस इजीली तो ये सही होगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम ये बता रहे हैं द पर्सन इज एबल टू डू इट, कि उस पर्सन में इस काम को करने की एबिलिटी है। लेकिन जब ध्यान से पढ़ोगे तो देखोगे वो जो हमने एक्शन लिखा ना कैन सॉल्व, उसका टाइम ये लिखा हुआ है आफ्टर द ट्रेनिंग इज ओवर। अच्छा आफ्टर द ट्रेनिंग इज ओवर ये जो टाइम है ना ये फ्यूचर का है। सबऑर्डिनेट क्लॉजेज में जो प्रेजेंट टेंस लिखा होता है वो एक्चुअल में फ्यूचर टाइम होता है। तो ये जो हमने लिखा है ना आफ्टर द ट्रेनिंग इज ओवर ये फ्यूचर है। तो अगर ये टाइम फ्यूचर है तो इसका मतलब ये जो कैन के साथ लिखी गई एबिलिटी है ना इस पर्सन की वो एबिलिटी प्रेजेंट की नहीं है, फ्यूचर की है। अच्छा फ्यूचर की एबिलिटीज के लिए कैन यूज नहीं होता, फ्यूचर की एबिलिटीज के लिए विल बी एबल टू या शैल बी एबल टू का यूज किया करो। तो इसको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, यू विल बी एबल टू सॉल्व सच क्वेश्चंस इजिली आफ्टर द ट्रेनिंग इज ओवर। फिर से एक बार बता देता हूं, ध्यान से सुनना। जो कैन होता है ना बेटा, इस कैन का यूज हम करते हैं रेफर करने के लिए ऐसी एबिलिटीज को जो प्रेजेंट की हो। ठीक है, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा यू कैन स्पीक इंग्लिश। मान लीजिए मैंने किसी पर्सन से कहा यू कैन स्पीक इंग्लिश, तो ये सही है। यू कैन स्पीक इंग्लिश को हम उसकी प्रेजेंट एबिलिटी मान लेंगे कि भाई प्रेजेंट में मान लो कोई पर्सन एबल है, ही इज एबल टू स्पीक, तो हम कह देंगे यू कैन स्पीक इंग्लिश। ये सही हो गया। लेकिन अगर हम इसमें लिख दें नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर लिख देने से ये तो फ्यूचर हो गया। तो अगर ये टाइम हमने जो यहाँ पे लिखा नेक्स्ट ईयर ये फ्यूचर हो गया, तो इसका मतलब ये जो एक्शन है ये भी फ्यूचर का एक्शन हो गया। तो कैन जो होता है वो फ्यूचर की एबिलिटी नहीं एक्सप्रेस कर पाता। अगर ये स्टेटमेंट केवल इतना लिखा हो यू कैन स्पीक इंग्लिश तो ये सही है, क्योंकि तब हम इसे प्रेजेंट की एबिलिटी उस पर्सन की मान लेंगे। ठीक है, लेकिन आप नेक्स्ट ईयर लिख दोगे तो इससे ये क्लियर हो जाएगा कि एबिलिटी इस पर्सन में अभी नहीं है, फ्यूचर में आएगी। तो फ्यूचर की एबिलिटीज के लिए कैन यूज नहीं होता, उसके लिए लिखा करो विल बी एबल टू या शैल बी एबल टू। तो इसको ऐसे लिखना पड़ जाएगा यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो कुल मिला के छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, ध्यान रखना। अच्छे क्वेश्चन हैं ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और अभी मतलब कल भी क्लास होगी तो यही अभी कॉमन ईयर के ही क्वेश्चन हम लोग कुछ क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तब तक तुम लोग इनको अपना लेक्चर्स को देखो, एंजॉय करो, अपना जो रिवीजन रिवीजन करना है नोट्स बनाने हैं वो कीजिए, और बाकी तो खैर क्या ही कहना। ठीक है, हाँ, आई यूज योर कॉन्सेप्ट व्हेन आई टीच, योर कॉन्सेप्ट इज आउट ऑफ वर्ड्स। बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। बस जिन बच्चों को पढ़ाते हैं उनको मेहनत से और ईमानदारी से पढ़ाना, मक्कारी मत देना। ठीक है, बहुत आगे जाओगे लाइफ में अगर ईमानदारी मेहनत से पढ़ोगे तो। चलिए सो द सेशन इज ओवर नाउ। ठीक है, अब बच्चों एक काम करो, तुम भी फ्री हो अपना घर निकलो और मैं भी फ्री होता हूँ। आज का सेशन हमारा हुआ